आईएमएफ को बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे की यकीन दहानी करा दी है, जिससे वाज़ेह है कि अब महंगाई का जो तूफान है वो और मज़ीद बढ़ेगा और महंगाई की इस चक्की में बराह रास्त गरीब आदमी फिस कर रह जाएगा। जहां पहले ही पेट्रोल, आटा, चीनी, घी, सब्जी, दाल सब महंगा है, वहीं अब बिजली और गैस की कीमतों में भी इजाफा होने से आवाम का जीना अजीरन हो जाएगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिस्ट डॉक्टर इकरामुल हक साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि ये जो सिचुएशन अभी बिल्ड हो गई है, ज़ाहिर है कि आईएमएफ से हमने आखिरी किस्त भी लेनी है और फिर अगले प्रोग्राम की भी तैयारी करनी है, इसमें कोई रिलीफ आवाम को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि टैरिफ भी बढ़ाने की बात कर दी है बिजली और गैस के। जी, टैरिफ बढ़ाना तो कोई मसला नहीं है, तो कोई भी कर सकता है, मगर टैरिफ बढ़ाने से मसला हल नहीं होगा। अगर सिर्फ टैरिफ बढ़ाने से मसला हल हो जाता है तो फिर सोचने की बात यही है कि इससे इकोनॉमी को जो नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचता है और लोगों की जो हालत ख़राब होती है, वो तो फिर ऐसी है कि हम कभी भी इस चीज़ से बाहर नहीं आ सकेंगे। तो सोचना ये चाहिए कि अगर आप उसकी ये गवर्नेंस के इशू हैं, तो वहाँ अगर आप मैनेजमेंट ठीक कर लें, बिजली की चोरी रोक लें, जो लाइन लॉसेस हैं उनको दूर कर लें और फिर टैक्सों को नीचे कर लें और टैक्सों को जहाँ नहीं आ रहे, जहाँ से टैक्स आने चाहिए, यानी कि मेरा इशारा इस तरफ है कि आपने 2 ट्रिलियन की मराद दे रखी हैं, टैक्सेस में एग्जम्पशंस दे रखी हैं, उनको विथड्रॉ कर लें तो टैक्स रेट कम करने से कम से कम ये होगा कि जो बिजली की कीमत में इजाफा होगा, उससे जो टैक्सेस उसके ऊपर वर्कआउट होते हैं, वो तो कम से कम रह जाए, तो लोगों के ऊपर बोझ कम जो है फिर हम डाल सकेंगे। सही है। मुझे डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, मैं अपनी समझने के लिए और नाजरीन के समझने के लिए आपसे सवाल कर रही हूँ कि सिंध और बलूचिस्तान के सारिफिन के लिए गैस जो है वो मज़ीद महंगी की जाएगी। एक तो वो गैस है जो पूरे मुल्क को सप्लाई की जा रही है, उस पर टैरिफ बढ़ाया जाएगा, उसको महंगा किया जाएगा, लेकिन ये अलग से महंगी की जाएगी। इसकी क्या वजूहात है? जी देखिए, इन्होंने ये किया है कि कुछ सूबों ने सेस के नाम पर के हम चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी लगा सकते हैं, तो वो उन इलाकों में जहां गैस पैदा हो रही है और वहां ये लगाया गया है। होना तो दरअसल ये चाहिए कि जो सेल टैक्स बाद में जिसकी सप्लाई पे लगता है 18%, और वो जाहिर है कि जब इंडस्ट्री पे पास ऑन होता है तो वो फिर हम पे पास ऑन करते हैं, उसको देखना चाहिए कि क्या हम इतना जो बुलंद शरह का सेल टैक्स हमें लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। ये तो उन ममालिक में है जो ऑलमोस्ट वेलफेयर स्टेट्स हैं, जहां आपको फ्री तालीम भी हासिल है, आपको हेल्थ भी जो है वो भी तालीम के साथ फ्री मिलती है और भी सहूलियात ज़िंदगी की मिलती हैं। मगर आईएमएफ जब ये टैरिफ के अंदर टैक्सेस की बात को खोल के बयान नहीं करते कि जो टैक्सेस की शरह पाकिस्तान में हमने लगा रखी है, वो तो बहुत यूरोपियन ममालिक के बराबर है। ना तो अमेरिका में आपको इतनी हाई शरह मिलेगी, फिर आप एशिया में देख लीजिए कि 3 बड़ी जो इकोनॉमीज़ हैं, जो ज़ाहिर है सक्सेस स्टोरी है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है और जापान है, दोनों में 10 से कम है शरह जो है वो सेल टैक्स की। तो ये दरअसल इसमें टैक्सों के निज़ाम की बहुत बड़ी खराबी है कि उनकी शरह इतनी ज़्यादा है कि उससे फिर चीज़ें भी महंगी होती हैं और लोगों के ऊपर वो जो बेजा जो है उसका जो बोझ भी पास ऑन कर देते हैं। ज़ाहिर है अगर इंडस्ट्री पे लगेगा तो वो तो अपनी प्रोडक्ट्स की कीमत में उसको ऐड कर लेंगे और वो ज़ाहिर है एंड कंज्यूमर से ही फिर लिया जाता है जितना सेल टैक्स होता है। तो एंड कंज्यूमर पाकिस्तान में आमदनी तो उसकी बढ़ नहीं रही है, बल्कि रियल टर्म में नीचे जा रही है। अगर आज डॉलर की पैरिटी से देखें और चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं, तो चाहे हम एनर्जी भी जो पैदा कर रहे हैं उसमें भी तो फ्यूल हम बाहर से मंगवा रहे हैं, तो फिर इतने हैवी टैक्सेस जो हम इंपोर्ट की सतह पे लगाए, फिर सप्लाई पे लगाए, तो उससे दरअसल ये और बाकी मैंने अर्ज किया कि इसमें जो है वो बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट और गवर्नेंस के इशू हैं, उनको दुरुस्त किए बगैर सिर्फ टैरिफ बढ़ाने से तो काम नहीं बनेगा। सही है, लेकिन मुझे डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि हमारे इस वक्त 6 बड़े सेक्टर्स हैं जिसपे जो टैक्स नेट उस तरीके से उसमें नहीं आ रहे हैं या उतना टैक्स पे नहीं करते हैं। हमने देखा कि रिटेलर्स की भी बात हुई थी आईएमएफ के साथ। ये कितना ज़रूरी है कि आपने अगर पैसा जनरेट करना है या टैक्स इकट्ठा करना है मुल्क को चलाने के लिए, तो इन 6 को टैक्स नेट में ना सिर्फ लाना ज़रूरी है बल्कि ये चेक एंड बैलेंस भी करना, क्योंकि रिपोर्ट देखी पड़ी उसमें 2% दिया जा रहा है टैक्स, 2.5% दिया जा रहा है, विच इज़ वेरी अनफेयर। जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। दरअसल टैक्स का जो निज़ाम बेहतरीन तो यही होता है कि वो कम शरह पे हो और बहुत ब्रॉड बेस यानी वसील बुनियाद हो। हर एक से लिया जाए मगर बहुत कम शरह पे लिया जाए और एक दफ़ा जब रियासत के पास पैसा आ जाए फिर उन सेक्टर्स में
जिनको प्रमोट करना मकसूद हो, या उन कमज़ोर तबकात को जिनको सब्सिडी देना मकसूद हो। अब पूरे यूरोप में भी आपने देखा और अमेरिका में भी जो एग्रीकल्चर के शोबे से हैं, वहाँ फार्मर्स को डायरेक्ट सब्सिडी दी जाती है, हम्म। मगर टैक्स तो उनसे भी लिया जाता है। हमें भी यही करना और यहाँ चाहिए पर तो कि खाद पर जब भी हम सब्सिडी खत्म करने की बात की जा रही है, विच वुड जी, डायरेक्ट जी, जी, इफेक्ट बिल्कुल। फार्मर्स। जी, वो 18% अगर वहाँ सेल टैक्स हम आईएमएफ के कहने पे लगाते हैं, फिर तो वो जो थोड़ी बहुत बचत उनको हो भी रही है, तो नुकसान में चले जाएँगे जो हम्म। फार्मर्स हैं। तो चाहिए ये कि जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर बेस को बढ़ा लिया जाए, तो फिर टैक्स की शरह तो आधी हो सकती है। अगर आज सिर्फ़ कोई 1.5 मिलियन लोग ही टैक्स दे रहे हैं, अगर ये 4 गुना हो जाए, तो फिर शरह टैक्स भी कम हो जाएगी। तो इसको हुकूमत को चाहिए कि वो नए टैक्सेस ना लगाए, और जो टैक्सेस मौजूद हैं, उसको अगर अपनी जो बेस है उसको वसी कर ले, तो फिर टैक्स के रेट भी उसी शरह से कम हो जाएँगे, तो महँगाई में ओवरऑल भी बहुत कमी हो सकती है। ठीक है। और दूसरा जो मैं अर्ज़ जी कर रहा जी था कि जी वो जी। एग्ज़म्पशंस वापस लें, क्योंकि एग्ज़म्पशंस देना बिला जवाज़, देखिए 2 ट्रिलियन की एग्ज़म्पशंस तो बहुत बड़ी रकम है। एक तरफ तो हमारे पास पैसे नहीं है, अब हम्म। बैंकों से 22% पे हम कर्ज़ा ले रहे हैं, और दूसरी तरफ फिर आप सोचिए कि 2 ट्रिलियन ही की एग्ज़म्पशंस दे दी जाएँ, ये तो बिल्कुल ही नामुनासिब बात है। ठीक है। और ऐसे में अगर हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या फिल फॉर वो सारे जो हमारे इदारे हैं खसारे में, उन तमाम पर ये बातचीत होनी चाहिए प्राइवेटाइजेशन की, या फिर किसी एक को हम चेक कर लें पहले, जैसे पीआईए का जिक्र किया जा रहा है एयरपोर्ट्स का, क्या ये बेहतर ऑप्शन है? जी, निजकारी जो जिस तरीके से हम करना चाहते हैं, उसमें तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा, क्योंकि इस वक़्त अदारे जो बहुत ज़्यादा खसारे में हैं, उसका तो कोई इतने पैसे भी नहीं देगा। और सिर्फ़ ये कि जो हम उनके ऊपर बेजा खर्चा कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए हम उसके अंदर भी इंतज़ामी तब्दीलियाँ कर सकते हैं। और आपने सही फ़रमाया कि बजाय सबको एकदम करने के, जो उनको बाहर से ऐसी कंपनीज़ होती हैं, जो उसको आपको उसका बेहतर नताइज हासिल करके उसको बेचती हैं। मगर ये हम जब हम मिनिस्ट्रियाँ बना देते हैं, हम्म। प्राइवेटाइज़ेशन करना किसी हुकूमत की मिनिस्ट्री का काम नहीं होना चाहिए। ये तो इसके लिए ख़ास स्पेशलाइज़्ड कंपनीज़ होती हैं। ओवरऑल इंटरनेशनल बिडिंग करके आप उनको दें, आप अपनी एक रिज़र्व प्राइस बताएँ, और वो आपको उससे बेहतर प्राइस अगर लेकर दें तो अच्छा है। इस तरह से तो अपने कौमी जो वसाइल हैं उनको ज़ाया करना नामुनासिब है। यहाँ पे भी बद-इंतज़ामी और बदइनवानी का ज़्यादा मसला है, वरना वो भी प्रॉफ़िटेबल हो सकती है। ठीक है। ये नहीं, मुझे जो समझ आ रही है वो ये है कि इस पूरे प्रोसेस पे, जबकि हम आईएमएफ के साथ बातचीत कर रहे हैं और हमने करनी भी है आगे जाकर भी, और एक प्रोग्राम को भी हम परस्यू करने की बात कर रहे हैं, इसमें आवाम का कहीं से फ़ायदा होता हुआ दिखाई नहीं देता। और फिर ज़ाहिर है कि आलमी मार्केट में अगर पेट्रोल जो है वो अपनी डिमांड से जम करेगा, तो फिर हमें ज़ाहिर है कि मजबूरन वो भी महंगा करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट इफेक्ट करेगा आवाम को। और फिर ज़ाहिर है पेट्रोल और बिजली के साथ बहुत सारे बिजनेसेस जुड़े हुए हैं, और उस बिजनेस के नतीजे में जो फिर महंगाई की शरह वो बढ़ेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज़ मुझे बताइएगा, हमारे वज़ीर ख़जाना जो हैं वो अब इसहाक डार नहीं है,